हाँ, तो क्लास 10th SST उसमें भी अपन सिविक्स पढ़ रहे थे और सिविक्स के 2 चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिए। एक तो अपन ने पावर शेयरिंग पढ़ा और दूसरा फेडरलिज्म पढ़ा, यानी कि अपन ने सत्ता की साझेदारी पढ़ लिया और संघवाद पढ़ लिया। आज अपन चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है अपने इस चैनल की खास बात ये कि अपन दोनों लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर राजी नहीं किया जाता है, जो चीज़ है रियल, जहाँ से प्रश्न आएंगे वो आपको बताया जाएगा। इसलिए थोड़ी सी चीज़ें आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी लग सकती है, लेकिन मैं चाहता तो राजी भी कर सकता हूँ, लेकिन एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे फिर वो गारंटी नहीं है। इसलिए जो नोट्स अगर बन गए वो अगर आपने एज इट इज समझ के नोट्स बना लिए तो जिस दिन देखना, ये चैनल अभी तो नया नया है, शुरू होता जा रहा है अपना, एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद देखेंगे हज़ारों की संख्या में जो बच्चे लाइव आएंगे तो खुद बताएंगे कि हूबहू पेपर हमारा ऐसा ही था। अभी आपके हाफिल या जो भी एग्ज़ाम और होंगे उनमें मैच कर लेना, प्री बोर्ड्स में मैच कर लेना। इसलिए मौका है, ढंग से पहले समझो, सुनो, उसके बाद नोट्स बनाओ। चैप्टर नंबर 3 का नाम है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, यानी कि जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये अपने चैप्टर का नाम है। बुक का नाम यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 3 है, बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अपन बात करेंगे, आप सबको पता है कि जाति, धर्म और लैंगिक मसलों के ऊपर हालांकि आजकल तो काफ़ी अच्छी एजुकेशन आ गई, लोग बाग भी अच्छे पढ़ लिख गए, तो इन पर जो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव कम होने लग गया। वरना पहले तो काफ़ी ऐसा होता था, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, जेंडर को लेके इनइक्वलिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा असमानताएं थी। आजकल भी अपन को देखने को मिलती है। चाहे जैसे अपन सबसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा इसके अंदर कि कास्ट इन पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिक्स इन कास्ट, जाति में राजनीति और राजनीति में जाति, ये 2 प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है आजकल पॉलिटिक्स जो है, जितनी भी राजनीति है उसमें जाति को देख के लोग वोट देते हैं, या अपने जाति का बंदा देख के देते हैं या अपने धर्म का बंदा देख के देते हैं, काफ़ी जगह है। तभी गांधी जी ने कहा था कि जाति से धर्म को अलग नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि धर्म, मेरा धर्म का मतलब नैतिक मूल्य को लेके है, मॉरल ड्यूटीज़ को लेके है, लेकिन बात वही है कि अपन ने थोड़े समझदार होकर इन सब बातों से ऊपर उठ के ही वोट करना चाहिए। वो सारी बातें अपन इसमें देखेंगे, ठीक है। जाति धर्म देख के वोट नहीं करने चाहिए। पहला प्रश्न है कि लैंगिक विभाजन से क्या मतलब है, यानी कि जो ये जेंडर डिवीज़न है इसका मतलब क्या है। दूसरी बात, अधिकांश समाजों में इसे श्रम विभाजन से कैसे जोड़ा जाता है, मतलब इसको डिवीज़न लेबर इन मोस्ट सोसाइटीज, ज़्यादातर समाजों ने क्या कर दिया कि भाई ये महिलाओं का काम है तो महिलाएं घर का काम करेगी, बस बाहर का नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। ऐसा क्यों, ऐसा फिक्स क्यों कर दिया? ऐसा कोई ज़रूरी क्या पुरुष क्यों नहीं कर सकते? पुरुष भी तो किचन का काम कर सकते हैं, महिलाएं बाहर का नहीं कर सकती, कर सकती है। ये सब बातें अपन देखेंगे। पहली बात तो ये कि लैंगिक विभाजन या फिर जेंडर डिवीज़न क्या है। तो लैंगिक विभाजन का मतलब है पुरुष और महिलाओं के मध्य कार्य से विभाजन। मतलब जेंडर डिवीजन रेफर्स टू डिवीजन लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। मैन और वुमेन के अंदर जो काम को लेके जो डिवीजन किया गया है वही जेंडर डिवीजन है। जैसे कि घरेलू कार्य के लिए भाई खाना बनाना है, सफाई करना है, कपड़े धोना है, बच्चों की देखरेख करना है, बोले ये तो महिलाएं करेगी, और जो मर्द है, जो मैन है, वो बोले बाहर का काम करेंगे। बस ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो वेरी इजी है। अगला ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फेमिनिस्ट मूवमेंट, नारीवादी आंदोलन। ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि नारियों की आवाज़ उठाने के लिए, क्योंकि पहले हमारे समाज में, हमारे कंट्री में, हमारे देश में नारियों की इतनी भी ताकत नारी को नहीं दी हुई थी कि वो वोट भी नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसी हालत थी। हालांकि धीरे धीरे प्रोग्रेस हुआ, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। आज तो महिलाओं की हमारी कंट्री में काफ़ी अच्छी सुधार है, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस में है, लेकिन फिर भी काफ़ी कंट्रीज हैं अभी भी जो नारियां हमारी यहाँ की वो कम है, कमज़ोर है। वही अपन देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में औरतों ने अपने संगठन बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ठीक है, ऑर्गेनाइज हुई, और बराबरी के अधिकार हासिल करने के लिए आप एक काम करा करो, चाहे मीडियम कोई सा भी हो, इंग्लिश मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, आपको बहुत बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी। चाहे इंग्लिश मीडियम में अगर आप यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश भी लिखता तो समझाता तो हिंदी में ही ना, तो बेस्ट है आप एसएसटी को हिंदी में समझो। आंसर इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ आराम से मैच कर लेना, पहले मेरी बातें समझ लो ध्यान से, हिंदी में समझ लो, उसको ऑनवर्ड्स अपने शब्दों में लिख देना। एसएसटी में बेस्ट काम यही है। तो देखो कि जितने भी जो औरतें थी वो ऑर्गेनाइज हुई अपने आप को पुरुषों के बराबर करने के लिए कि भाई आप ये डिवीज़न क्यों करते हो
कि भाई अगर लेबर में अगर कहीं काम करेंगे तो पुरुष दिन के 500 रुपये दिहाड़ी मिलेगी तो महिलाओं को 300 मिलेगी, ऐसा क्यों? ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या करा, उसके लिए कुछ आंदोलन किए, कुछ मूवमेंट किए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार, मतलब मैंने कहा था ना, वोट पहले इलेक्शन में वोट नहीं दिया जाता था इनको, उनके लिए बहुत मूवमेंट हुए। इन आंदोलन में महिलाओं के राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। मतलब कहा कि हमें वोटिंग राइट्स दो। दूसरा, हम ये भी करेंगे कि मतलब हम इन्हेंस करना चाहते हैं, हमारी डिमांड ये है कि पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस, मतलब राजनीतिक और वैधानिक, हम पॉलिटिक्स में भी आना चाहते हैं, लीगल जैसे कि ये कोर्ट्स वगैरह में हो गए, न्यायिक पदों पर जजेस वगैरह, इन सब के अंदर जो हम महिलाएं आगे आना चाहती है और एजुकेशन हमारा सुधरे, है ना, इसके लिए आवाज़ उन्होंने उठाई। ठीक है, और इन्होंने जो जितने भी महिला आंदोलन हुए उसने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई कि हम जो है बराबरी चाहते हैं, मेन पुरुषों के बराबर। ठीक है, और इसीलिए इनको नारीवादी आंदोलन कहा गया। तो सिंपल है, ऑनवर्ड्स में से लिख देना। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है कि वो मूवमेंट जिसमें महिलाओं ने अपने हक की लड़ाई लड़ी, अपने जितने भी थे अपने को बराबर लाने के लिए, एजुकेशन में अच्छा होने के लिए, पॉलिटिकल ऊपर आने के लिए, और अपने आप को पुरुषों के बराबर लाने के लिए कुछ मूवमेंट किए अलग अलग कंट्री में। और मेन इन्होंने ये भी करा कि अपने लिए जो वोटिंग राइट्स था उसको भी पाने के लिए जितने भी ये सब काम किए गए, उन सब कामों के लिए जो मूवमेंट किए गए वो फेमिनिस्ट मूवमेंट है। ठीक है, एक एक शब्द आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ नारीवादी। फेमिनिस्ट क्या है? देखो, वो तो मूवमेंट तो अलग है, और आपकी बुक में साइड में दे रखे हैं छोटे छोटे बॉक्स बना के, वो एक एक नंबर में क्वेश्चन आते हैं। नारीवादी है फेमिनिस्ट, तो औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष। इसमें पुरुष भी हो सकते हैं, मतलब वो व्यक्ति, ऐसा मान लो कि वो पर्सन जो ये चाहता है कि हाँ यार, महिला और पुरुष बराबर के हकदार हैं, इनको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, वो सब व्यक्ति नारीवादी फेमिनिस्ट कहलाते हैं। मतलब कि ए वुमेन और ए मैन दोनों हो सकते हैं, हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मैन। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, दोनों के लिए जो हो वो नारीवादी कहलाता है। इसके अलावा एक शब्द है पितृ प्रधान, सुना भी होगा, बचपन में अपन पढ़ रहे हैं, पैट्रियार्की, मतलब जिसमें पिताजी सब कुछ हो। ये राजा महाराजाओं से ही परंपरा चली आ रही है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पिता का शासन, यानी लिटरली रूल बाय फादर। इसका मेन अर्थ क्या होता है? पैट्रियार्की का मतलब है जहां पर माताजी की ना चले, सब कुछ पिता ही कर्तव्य करता है, वो होता है पितृप्रधान शासन पर। इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व, ज्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था है। मतलब दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू रेफर फॉर ए सिस्टम दैट वैल्यूज मैन मोर एंड गिव देम पावर ओवर वुमेन, यानी महिलाओं से ज्यादा पावर देना। ये एक एक नंबर में ये भी आपके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है कि अपन अभी पढ़ा कि हालांकि महिलाओं की स्थिति काफ़ी सुधरी है और वुमेन की और भी सुधारने की ज़रूरत है। प्रश्न यही है जो बहुत बार रिपीट हुआ है कि जीवन के किन किन क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति अभी भी कमज़ोर हैं। इन विच एरियाज ऑफ लाइफ इज द पोजिशन ऑफ वुमेन वीक, अभी भी थोड़ी कमज़ोर हैं। कहाँ पर एट प्रेजेंट टाइम इंडिया में के अंदर कहीं पर भी महिलाएं कहाँ कमज़ोर हैं। तो हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हालांकि हुआ है, पर अभी भी वो पुरुषों से काफ़ी पीछे है। जैसे कि नंबर 1, महिलाओं में जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वो मात्र 65.46% है लिटरेसी रेट, जबकि पुरुषों की 82.14% है। ये जो मैंने आंकड़े अपडेट कर दिए आपके, ये 2011 के जो नवीनतम है, बिल्कुल न्यू, क्योंकि 2011 के बाद में अभी तक आंकड़े नहीं आए, आगे आएंगे 26-25 तक। तो ध्यान रखें, अभी अपन को ताज़ा प्रेजेंट आंकड़े हैं, ये मतलब डाटा है। ध्यान रखें, अभी महिलाओं की लिटरेसी रेट 65.46 है, जबकि पुरुषों की 82.14, तो कहाँ बराबर है? लिटरेसी रेट कम है। इसको और इस प्रकार स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही है, वो जो कि उच्च शिक्षा अगर बढ़ती है, जैसे 12th हो गई तो लगभग गर्ल्स को, लड़कियों को आज भी कहते हैं कि तेरे 12वीं पास हो गई है, अब घर बैठी बैठी पढ़ ले, प्राइवेट कॉलेज कर ले। आप अपने हिसाब से मत देखना, अभी भी बहुत जगह ऐसी एजुकेशन है गाँव वगैरह में जहाँ पर लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए बहुत कम भेजा जाता है, लड़कियों को तो निसंकोच भेज दिया जाता है।
ठीक है, तो ये है, आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो गए। माँ बाप अपने संसाधनों मतलब जो भी रिसोर्सेज उनको लड़कों दोनों पर ज़्यादा खर्च करते हैं, है ना। लड़के संसाधनों को लड़कों दोनों पर ज़्यादा खर्च करते हैं लड़कियों की बजाय, ये लिखना, माँ बाप अपने संसाधनों को लड़कियों की बजाय, है ना, लड़कियों की बजाय लड़कों पर जो है थोड़ा ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। ये ध्यान, लड़कों पर ज़्यादा, सन्स एंड डॉटर्स की बजाय सन्स के ऊपर जो है ना वो थोड़ा रादर देन स्पेंडिंग इक्वली ऑन देयर सन, थोड़ा ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं लड़कियों की तुलना लड़कों में। इसको थोड़ा सेंटेंस चेंज कर लेना। और ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। आप देखना, हालांकि आजकल तो ठीक हो रही है, आईएएस भी बन रही है काफ़ी जगह है, लेकिन जो भी ऊंचे, नो वंडर प्रपोर्शन अमंग द हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब इज स्टिल वेरी स्मॉल, काफ़ी संख्या कम है तो सही लेकिन कम है। इसका मतलब ये है कि बड़ी पढ़ाई कम, लड़कियां भी कम कर रही है, हालांकि ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है लेकिन है आंकड़ा थोड़ा अभी भी कम है। काम के हर क्षेत्र यानी खेल कूद, दुनिया से लेकर सिनेमा, है ना, उन सब में संसार तक, कल कारखाने मतलब जो जितने भी अपने ये इंडस्ट्रीज होती है, खेत खलियान जो भी हो, उनमें पुरुषों की तुलना में मजदूरी भी जो है ना वो कम मजदूरी जो है इनको मिलती है। ये ध्यान रखना, थोड़ी मजदूरी कम मिलती है पुरुषों के कंपैरिजन। ये तो अपन देखा होगा लेबर, भाई जैसे खेत में कोई किसान के काम करना है तो वो 2 आदमी की अगर उसको ज़रूरत है, एक महिला पुरुष आती है तो पुरुष को तो देता है 500 रुपये दिन के और महिला को 400। हालांकि आजकल तो बराबर है, लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा देखने को मिलता है अभी भी कुछ महिलाओं को, मतलब पहले से मन में एक धारणा बना रखी है, इमेज बना रखी है कि नहीं यार ये महिलाओं से तो क्या ही होगा। ये सब गलत है, जबकि माना जाता है। चौथा, भारत के अनेक हिस्सों, ठीक है, भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है, लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके। हाँ, कुछ मानसिकता, आप वैसा नहीं सोचेंगे, खूब जगह ऐसे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। हालांकि आजकल तो बहुत अच्छे लड़के लड़की सब समान मानते हैं, जिनके 2-2 लड़कियां ऐसे खूब जन है, जिनकी सिर्फ एक ही लड़की है, खूब माँ बाप है, बहुत खुश हैं, 2-2 लड़कियों वाले भी बहुत खुश हैं, लेकिन कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, सब जगह नहीं। और फिर महिलाओं के साथ में ये तो अपन देखते ही हैं, उत्पीड़न, शोषण, बलात्कार जैसी घटनाएं अपन बहुत रोज़ देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इन सब में अभी भी शहरी इलाकों में तो महिलाएं सुरक्षित भी नहीं है, बहुत असुरक्षित महसूस करती है। इसीलिए पेरेंट्स जो हैं लड़कियों को बाहर पढ़ना नहीं भेजना चाहते, तो डर है, मन के अंदर डर रहता है। तो ये सब कारण है जहाँ पर अभी सुधार होने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है, अपने 5 पॉइंट उसके पढ़ लिए कि किन किन एरियाज में, किन किन क्षेत्रों में महिलाएं कमज़ोर हैं। अब है कि भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व या भागीदारी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, भारत में महिलाओं की राजनीतिक पार्टिसिपेशन, यानी कि अपने वो तो अपन देख लिया कि इन एरियाज में महिलाएं कमज़ोर हैं, वुमेन अभी भी कमज़ोर है, लेकिन अब ये पूछ रहे हैं कि पॉलिटिकली स्ट्रांग हुई है या फिर पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल के क्षेत्र में कैसा है या नहीं है, वो देखना अगर है तो देख लेते हैं कि कहाँ। हालांकि अपन को पता है कि सेंटर में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर भी हमारी खूब सारी वुमेन या महिलाएं हैं, लेकिन कम है। वैसे राज्यों में विधानसभा होती है, ठीक है, स्टेट में, तो विधानसभा में भी नंबर ऑफ वुमेन है बट कम है। तो यही कहा जा रहा है कि इनकी संख्या कैसे बढ़े ताकि पॉलिटिकल में भी अपने आप को अच्छा महसूस करें, अपने कुछ मुद्दे उठा पाएँ और अपने आप को कमज़ोर ना माने, पुरुषों के बराबर समझे। तो भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात हालांकि बहुत ही कम है। लोकसभा तथा राज्य की जो विधानसभा होती है स्टेट में, उनमें महिलाओं का परसेंट जो है वो कुल नंबर से बहुत ही कम है। अगर 200 संख्या है तो 50, 60, 40, 45 ही है या 25, 30 ही है, तो वो काफ़ी संख्या कम है। ये नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं है बट कम है। भारत जो देश है ना महिलाओं के मामले में, अपन अफ्रीका से और लैटिन अमेरिका से काफ़ी पीछे हैं। वो भी डेवलपिंग कंट्री है, हम भी डेवलपिंग कंट्री है, उनमें महिलाएं लगभग 50% पुरुषों के बराबर उनकी संख्या है, मंत्रियों के बराबर हैं, एमएलएज बन रही है, एमपीज बन रही है, बट हमारी थोड़ी कम है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसके लिए क्या करें, इस समस्या के समाधान है तो कुछ एफर्ट्स, कुछ प्रयास हम करेंगे। तो ये है पहला एफर्ट्स, तो ये है कि इस समस्या को सुलझाने का तरीका ये है कि निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक उचित हिस्सा तय होना चाहिए। सबसे बेस्ट है कि प्रॉब्लम लीगली फिक्स ए फेयर शेयर फॉर वुमेन इलेक्टेड
इंस्टीट्यूशंस, मतलब महिलाओं का एक परसेंट फिक्स कर दो कि भाई ये इतनी परसेंट सीटें महिलाओं की रहेगी, यहाँ पर पुरुष खड़ा ही नहीं हो सकता चुनाव में, तो ऑटोमेटिक महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी। एक तरीका तो ये। दूसरा, स्थानीय सरकारों यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 1/3 यानी कि 1/3 ऑफ पोस्ट इन द लोकल गवर्नमेंट, इट मीन्स पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 तो रिजर्व कर दो बोले, जैसे जितने भी नीचे लेवल, हालांकि एमएलए एमपी मत करो, लेकिन जो नीचे लेवल पर पंचायत होती है, सरपंच है, तो ध्यान रखना कर दी गई है कि नहीं, 1/3 कर दी गई है। मतलब अगर 100 हैं तो 100 का 1/3 पर निकालेंगे, लगभग 33, तो 33 सीट पर तो महिला खड़ी होगी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो पहले से रिजर्व कर देंगे कि भाई फलानी सीट कि इस जगह की ये वाली सीट इस बार महिला की है, पुरुष खड़ा ही नहीं होगा, बस फिक्स कर दो। और फिर 33 तो फिक्स हो गई, और इसके अलावा और कहीं से अगर महिलाएं जीत के आएगी तो और अच्छी बात है, संख्या बढ़ जाएगी। तो ये भी है, भारत के ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या आज लाखों में है, काफ़ी अच्छा सुधार हो रहा है। तो यही चीज़ है कि हमें लोकल लेवल पर पंचायत हो गई, म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गई, जो नीचे के इलेक्शन है उनमें 1/3 कर दो रिजर्व। हालांकि नोट लिखा है मैंने एक बहुत तगड़ा, आपको नोट्स ऐसे ही बनाना है, पॉइंट बना बना के। नोट क्या लिखा मैंने कि जितने भी महिला संगठन है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है, हालांकि वो क्या चाहती है पता है आपको, वो ये चाहती है, और जो कार्यकर्ता हुए उनकी मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में भी 1/3 सीट रिजर्व हो जाए। भाई चलो ठीक है कि आपने वहां तो कर दी नीचे लेवल पर पंचायतों वगैरह में, लेकिन हम चाहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा इनमें भी हो जाए, ताकि सब जगह महिलाएं आगे तक भी जाएंगी। ये उनकी मांग है, तो ये भी अपन देख लेंगे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन ये भी आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अब अपन जो क्वेश्चन लेते हैं वो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और उसका नाम है सांप्रदायिकता। यानी कि जो ये कम्युनिज्म होती है, सांप्रदायिकता होती है, सुना भी होगा। सांप्रदायिकता कैसे कहते हैं ना कि आज सांप्रदायिक दंगे हो गए, या फिर कम्युनिज्म, मतलब कोई एक कम्युनिटी अपने आप को इतना पावरफुल मानने लग जाए धर्म के बेस पे कि दूसरे को नीचा समझने लग जाए, वहाँ पर कुछ दंगे हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातचीत हो जाती है, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए जाते हैं, हो जाते हैं, आजकल की जनता भड़क जाती है। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त बनाया आपके लिए, सांप्रदायिकता क्या है, और सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। कम्युनिज्म क्या है, और कम्युनिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, कौन कौन सी, लेकिन पहले अपन डेफिनेशन में चलेंगे और फिर कौन कौन से उसके वेरियस फॉर्म्स है वो अपन देखेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देखो कि सांप्रदायिकता की समस्या तब खड़ी होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। मतलब जब आपने रिलीजन को ही सब कुछ मान लिया कि भाई हम, जैसे कि राजनीति अगर पॉलिटी भी होने लग जाए, पॉलिटिक्स होने लग जाए, तो धर्म को लेके होने लग जाए, तो इसका मतलब उस देश के अंदर सांप्रदायिकता तय है बढ़ेगी। और जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशिष्टता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है, मतलब उसके पक्ष का पोषण करने लग जाए, उसकी और उसकी बातें मानने लग जाए, उस मतलब देखो, ये प्रॉब्लम कम्युनिज्म अराइज व्हेन रिलीजन इज कंसिडर्ड द बेसिस ऑफ द नेशन, और व्हेन द एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन इज पॉलिटिक्स टेक द फॉर्म ऑफ क्लेमिंग and supporting the uniqueness of a community, and its followers start opening the front against the followers of other religion। मतलब कि ये करने लग जाए कि वो किसी एक धर्म का पोषण करने लग जाए, और तथा इसके जो फॉलोअर्स हैं, जो अनुयायी हैं, वो धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं। तो अन्य मतलब जो अदर धर्म के लोग उनके खिलाफ अगर करने लग जाते हैं, तो इस तरह का जो चीज़ें हो रही है वो सांप्रदायिकता है। मैं मोटा मोटी आपको समझा दूँ कि कम्युनिज्म या फिर सांप्रदायिक चीज़ वो होती है जो किसी कोई एक धर्म अन्य धर्म के धर्मावलियों के खिलाफ या बाबाओं के खिलाफ या जो भी और भी हैं उनके खिलाफ बोलने लग जाए, मोर्चा खोल ले, अपने आप को सब कुछ मान ले, और राजनीति पॉलिटिक्स में भी धर्म की राजनीति करें, बस वहाँ पर सांप्रदायिकता है। ठीक है, और इसके देखी जाए तो इसके कौन कौन से हेडिंग लगा देना। ये देखो, कम्युनिज्म एज अ फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, यानी सांप्रदायिकता राजनीति के रूप में अपन अगर देखते हैं तो देखो कि सांप्रदायिकता जो है, सांप्रदायिकता में धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनी बनाई धारणाएं, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल होती है। आपको पता है, अपने आप को हर कोई रिलीजन अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, बेस्ट मानते हैं। ठीक है, आप अपने आप को सुपरिटी वंस रिलीजन मान सकते हो, बट किसी आप अपने धर्म की प्रशंसा करो, अपने धर्म की बड़ाई करो,
लेकिन आप किसी दूसरे रिलीजन की कटाक्ष नहीं कर सकते, अपनी जगह सब सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। लेकिन इसके धर्म के अंदर ये देखा गया है। दूसरी चीज़ क्या देखी गई है कि सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है कि देखो हम इस धर्म के लोग हैं, हमें इकट्ठा रहना चाहिए, ये करना चाहिए। वो इकट्ठे करते हैं लोगों को और वोट लेने के लिए, ठीक है, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, मतलब जो मेजोरिटी के होते हैं, ठीक है, जो मेजोरिटी में होते हैं, मेजोरिटी कम्युनिटी होती है, वो इनकी जो है कोशिश रहती है कि वो एक और ज़्यादा अपन फैले और बहुसंख्यकवाद फैलाने पर मेजोरिटेरियन डोमिनेंस हमारा होना चाहिए कि हम संख्या में ज़्यादा हैं तो हमारी सरकार होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो माइनॉरिटी में है, अल्पसंख्यक समुदाय के जो होते हैं, उनमें ये विश्वास अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा के रूप ले लेता है। वही सोचते हैं माइनॉरिटी वाले कि नहीं हमें भी मतलब कि पॉलिटिक्स के अंदर आना चाहिए, हमें भी ऐसी, हालांकि हमारे इंडिया के अंदर तो खैर माइनॉरिटी की भी अलग सीट्स होती है, मैं सब कुछ उनको राजनीति में भी सब जगह पहुंच रहे हैं सब माइनॉरिटी वाले भी, लेकिन ये सब इसके रूप हैं। तीसरा अगर अपन देखें तो सांप्रदायिक आधार पर राजनीति गोलबंदी सांप्रदायिकता का ही रूप है। इसमें धर्म के जो पवित्र आपने देखा होगा खूब सारे जो ये धर्मावली जो होते हैं, बाबा लोग जो होते हैं, ये खूब सारे अपने प्रतीकों से, अपने कुछ ऐसे सिंबल्स हैं, लोगों को रुझाते हैं और एक अपने अपने धर्म की बड़ाई करते हैं, दूसरे धर्म की अवहेलना करते हैं कि ऐसा वैसा। ये भी थोड़ा गलत है, ठीक है। तो पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील और अपने लोगों के मन में डर पैठाने जैसे तरीकों का उपयोग बहुत आम हो गया है, लोग करते हैं, ठीक है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं का मतलब जो वोटर हैं, उनकी भावनाओं या हितों की बात उठाने इस तरीके अक्सर अपनाए जाते हैं, ठीक है। यानी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस, मान लो चाहे, इस फॉर्म ऑफ कम्युनाइज दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्कैर्ड सिंबल, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील, और मतलब ये सब करते हैं वो लोग, थोड़ी इमोशनल अपील करते हैं लोगों से दिल जीतने के लिए। और पॉलिटिक्स में खूब सारे लोग ऐसे भी हैं जो किसी पार्टी से पैसा लेके भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं जो किसी धर्म को ज़्यादा करेंगे भाई इस बेस पे, ताकि वो धर्म, एक जिस धर्म की बात कर रहे हैं उस धर्म के वोट सारे मिल जाए। और कई बार सांप्रदायिकता सबसे गंदा रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार भी करा देती है, ठीक है। विभाजन के समय अपन देखा ही था, जब हमारा भारत पाकिस्तान डिवीज़न हुआ था तो कितने वो सांप्रदायिक दंगे तो हुए थे, धर्म को लेके पाकिस्तान अलग हुआ था, ठीक है। तो ये सब रूप ले लेती है। एक क्वेश्चन था भाई वेरी इंपॉर्टेंट सांप्रदायिकता वाला, कि राजनीति में अनेक रूप कैसे धारण कर लेती है सांप्रदायिकता, वो अपन देख लिया। अगला है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शासन हेतु क्या प्रावधान किए गए हैं। What provisions have been made for secular governance in कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भाई हमारा जो देश है, आपको पता है हम जो हमारी कंट्री है वो सेक्युलर स्टेट है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, इसमें किसी भी धर्म को हम वो नहीं मानते, सभी धर्मों को सम्मान मानते हैं, सभी धर्मों की आपस में रेस्पेक्ट की जाती है। तो इसीलिए ये इसमें भी ये कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्ष शासन है तो क्या क्या प्रोविजंस है इंडिया में। तो देखो सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती रही है, हालांकि जो ये कम्युनिज्म देखते हैं वो हमारे लिए एक मेजर चैलेंज है डेमोक्रेसी के अंदर, लेकिन हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति सचेत भी थे, इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना। मतलब हमें ये पता था कि सेक्युलरिज्म या कम्युनिज्म जो है, सांप्रदायिक जो है, वो दंगे हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमसे अलग हुआ था, हमें दुख सता रहा था। इसलिए हमारे जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर लोग हैं, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया, उन्होंने ऐसा मॉडल अपनाया था कि हमारा जो शासन है, हमारा जो देश वो सेक्युलर स्टेट बने, सभी धर्मों की रेस्पेक्ट करने वाला बने। जैसे उसमें क्या क्या प्रोविजन है देखो। पहला तो ये कि भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अधिकार नहीं दिया या फिर अंगीकार नहीं किया है, यानी कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट, कोई नहीं है, सभी धर्मों की बराबर रिस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि संविधान सभी नागरिकों और समुदायों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है, कि हाँ आप अपने अपने जो भी रिलीजन है उसकी आप आराम से फ्रीडम है, आप उसका प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड रिलीजन का करो, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉट टू फॉलो एनी, मतलब कि आप किसी भी धर्म का पालन करो, उसका प्रचार प्रसार करो अपने, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक, है ना,
अवैधानिक मानता है, यानी कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यानी संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी भी तरह के भेदभाव को अवैधानिक मानता है। ठीक है ना, अवैधानिक का मतलब है इलीगल मानता है कि आपको धर्म के आधार पर किसी के साथ में आपको डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं कर सकते। इसके साथ ही संविधान धार्मिक समुदायों में समानता सुनिश्चित करने के लिए शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार देता है, जैसे कि छुआछूत की इजाज़त नहीं देता। यानी कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी हुई है कि वैसे तो अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, किसी धर्म को मानो, किसी भी धर्म में जाओ, किसी धर्म से वापस आओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपकी मर्जी है, जिस भी धर्म की पालना करना चाहो करो, बट जो अनटचेबिलिटी वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए समाज के अंदर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट ऑफ इंटरवेन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद इन रिलीजन कम्युनिटी, सब में समानता रहे, ये सब बातें रखिए। एग्जाम्पल आप डाल सकते हो अनटचेबिलिटी, है ना। अनटचेबिलिटी जो होती है उस मामले में संविधान इंटरफेयर भी कर सकता है कि नो नो नो, आप अनटचेबिलिटी छुआछूत जैसे नहीं कर सकते कि भाई ये इस जाति का है, इस धर्म का है, यहाँ एंट्री नहीं है, यहाँ वगैरह नहीं, ये नहीं कर सकते। बाकी आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आपको संविधान में परेशान नहीं करेगा, जो मर्जी आप उस धर्म को मान सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी हैं आज भी, मतलब जो हमारे इंडिया के अंदर कास्ट इनइक्वलिटीज आज भी चालू है क्या। तो ये एज इट इज अपने एनसीईआरटी बुक के नोट्स हैं कि भारत में अभी भी अधिकतर लोग अपनी जाति या कबीले में विवाह करते हैं, सेम जाति में, और स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी कहीं कहीं पर हमें देखने को मिलती है। कंप्लीट अनटचेबिलिटी समाप्त नहीं हुई है, ये भी हमें कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। जिन जातियों में पहले से पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा मतलब मॉडर्न एजुकेशन में व्यवस्था में उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था और उनके सदस्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। ये बात आपको पता होगी कि जो कास्ट पहले से ही ट्रेडिशनल पुराने टाइम से अगर पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, अच्छे घराने से हैं, तो वो आज भी ओले आ गए हैं। और जो गरीब था, हालांकि काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, वो अभी भी उसका एजुकेशन बैकग्राउंड पीछे है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, पिछड़ गए हैं, खूब जगह देखा जा रहा है। और दूसरा, जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध है। ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी है, दलित और आदिवासियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पिछड़ी जातियों के बीच की स्थिति में भी थोड़ा फर्क है। ठीक है, यानी देयर इज वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड इकोनॉमिक स्टेटस। जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अपर कास्ट वालों की बहुत अच्छी है और इकोनॉमिक कंडीशन दलित की, इनके ट्राइबल्स की, इनकी थोड़ी सी कम है ना। ये तो कह रहे ही, क्योंकि कहते हैं ना ये खानदानी अमीर है, वो वाली चीज़ है, वो शुरू से उनके पास पैसा है, आज वो बहुत अच्छी तरक्की में बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब लोग तो अभी भी उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। जाति व्यवस्था के अंदर सदियों से कुछ समूह को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूह को दबा कर रखा गया है। इसका प्रभाव आजकल नजर आता है कहीं कहीं पर। किसी निजी जाति के लोगों को शुरू से राजाओं के टाइम से दबाया जाता था, आज भी कहीं कहीं पर देखने को मिलता है। ये है। बाकी दो छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। एक तो है वर्ण व्यवस्था। पहले वर्ण सिस्टम चलता था ना कि ये तो क्षत्रिय हैं, ये मतलब शूद्र हैं, ये वैश्य हैं, तो वो वर्ण व्यवस्था होती है, ब्राह्मण है। तो जाति समूह का पदानुमुख, ये वर्ण व्यवस्था वर्ड क्या है, 1 मार्क्स में आ जाएगा वर्ण सिस्टम। तो जाति समूह का पदानुक्रम जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य समूह के लोग क्रमागत रूप से उनके नीचे। ये आपके एनसीईआरटी बुक में साइड में जो लिखा जाता है वही है, यानी ए हियरार्की ऑफ कास्ट ग्रुप इन विच पीपल ऑफ वन कास्ट वुड ऑलवेज बी एट द टॉप ऑफ द सोशल लैडर और वाइल पीपल ऑफ अदर कास्ट ग्रुप वुड बी हियरार्किली बिलो देम, वो थोड़े नीचे रहते हैं, वो ऐसा इसमें। तो उसे अपन कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था है। पहले था कि भाई जो शूद्र है वो ये काम झाड़ू पोछों का या फिर पॉलिश जूते पॉलिश काम करेंगे, वैश्य जो ये बिजनेस का छोटा मोटा व्यापार काम करेंगे, क्षत्रिय हैं वो तलवारबाजी वगैरह हथियार चलाना सीखेंगे, ब्राह्मण जो हैं वो पढ़ लिखेंगे। ये पहले कैटेगरी थी, वो वर्ण व्यवस्था है। एक शहरीकरण तो आप जानते हैं, अर्बनाइजेशन, तो ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों का शहरों में बसना, है ना, शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। अब जो ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजनीति में जाति और जाति में राजनीति, ये दोनों अच्छे से पढ़ना है। पहले हेडिंग लगाओ राजनीति में जाति,
कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये कहीं से भी ये क्वेश्चन आ जाए, ढंग से लिख देना, बाहर नहीं जा सकता, कि जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करती है तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं का जातियों के हिसाब से ध्यान रखती है, ताकि चुनाव जीतने में उनको जो वोट हैं वो सारे मिल जाए। ये तो अपन को देखने को है। जिस जाति का जिस जगह ज़्यादा बोलबाला है या संख्या ज़्यादा है, वहाँ पर पार्टियां उसी जाति के कैंडिडेट को टिकट देती है। दूसरा, राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार कैंडिडेट समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं कि हमारी जाति ये है, शुरू से हम ये रहते थे, ये वो उकसाते हैं और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, ताकि पूरे के पूरे वोट उस जाति के वो ले ले। हालांकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो गलती नहीं करते, आजकल वो जाति ने देख के बंदे को देखते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार और प्रतिनिधि रूप में देखा जाता है, कुछ ऐसे भी है, कुछ दल है जो है कि भाई वो खुश ऐसे हो जाता है कि भाई किसी न किसी जाति का उनको सपोर्ट हमेशा से रहता है। ठीक है, ये भी है। फिर सार्वभौम वयस्क मताधिकार, ये तो खैर है ही, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया है कि राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को इकट्ठा करने, गोलबंद करने के लिए सक्रिय हो। इससे उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी छोटा और नीचा जाना जाता था। ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, इसमें एक जना एक बार में एक वोट कर सकता है 18 साल की उम्र वाला। तो इससे काफ़ी फायदा हुआ कि 1 person 1 vote compelled political leaders to gear up to the task, mobilize and securing political support. It also brought new concepts among the people of caste that were illiterate and inferior and low. यानी कि जो अभी तक अपने आप को लो समझते थे, अब वोट की ताकत इतनी होती है कि वो कुछ भी, आपको पता है जनता ही सब कुछ माई बाप होती है, जनता चाहे जिसकी सरकार बना दे, चाहे जिसकी गिरा दे, इसलिए ये सब पावर मिला इसको। और जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। कहते हैं ना, ये तो इनका भाई, ये पार्टी तो इसी जाति की है तो हमेशा इसी को वोट देंगे। ठीक है ना, तो ये भी है कि इसका मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं, इसलिए कहते हैं ये वोट बैंक तो इस पार्टी का है। तो ये हुआ। अब बात करते हैं जाति में राजनीति, वो तो था राजनीति में जाति, ये है कास्ट इन पॉलिटिक्स, वो था पॉलिटिक्स इन कास्ट। इसमें क्या है कि देश के किसी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और एक समुदाय से ज़्यादा लोगों को भरोसा हासिल करना पड़ता है। ये बात सही है भाई। जैसे सपोज दैट आप जहाँ भी रहते हो उसके आसपास में देखना, कोई आपका बड़ा गांव अगर हो तो उसमें एक जाति के लोग नहीं है, चलो ठीक है, आपके गांव में एक ही जाति के लोग हो सकते हैं, उसके पास वाले में हो सकते हैं, लेकिन सब जगह जो आपका पूरा विधानसभा क्षेत्र है जिसमें 20 लाख लोग हैं, उस 20 लाख सब में एक जाति के लोग नहीं हैं, डिफरेंट जाति के लोग भी हैं। तो जिसको एमएलए में चुनाव जीतना है तो उनको तो सभी गाँवों में वोट चाहिए, तो एक जाति के लोग तो है नहीं, उन सभी जाति से, जिसमें कम से कम 2-3 बड़ी जातियां तो हो तभी जीत पाएगा। तो ये वही कह रहा है कि हर पार्टी कैंडिडेट को चुनाव जीतने के लिए एक जातीय समुदाय से नहीं जीत पाएगा, किसी अन्य समुदाय से भी थोड़ी उसको या फिर कास्ट से उसको हेल्प लेनी पड़ती है, तब चुनाव जीतता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति के सभी लोगों को वोट हासिल कर भी नहीं सकती, ये भी है। कोई भी पार्टी किसी भी एक जाति के कंप्लीट वोट नहीं ले सकती। सेम जाति में भी 2-2, 3-3 कैंडिडेट शुरू खड़े हो जाएंगे तो वोट बढ़ जाएंगे। अगर किसी चुनाव क्षेत्र में, यानी कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक ही जाति का प्रभुत्व अगर हो कि ये तो पूरी की पूरी जाति यहाँ पर ज़्यादा दबदबा है, तो पार्टियां, उम्मीदवार भी तो उसी की जाति का खड़ा कर देगी। अगर कांग्रेस, बीजेपी है और भी 3-4 पार्टियां हैं, पांचों ही पार्टियां, अब उनको पता है कि यहाँ पर तो ये वाली जाति ज़्यादा है, तो पांचों की पांचों पार्टियां उसी जाति के बंदे खड़े करेगी, हो गया बंटवारा। तो एक जाति के वोट कंप्लीट किसी भी मतलब एक कैंडिडेट नहीं जा सकते। और अगर जातियों और समुदाय की राजनीतिक पसंद एक ही होती तो सत्तारूढ़ दल के वर्तमान सांसदों और विधायकों, मतलब एमपीज एंड एमएलएज जो हैं, उनको हार का सामना नहीं करना पड़ता। फिर तो अगर ऐसा होता, तो ऐसा नहीं होता है कि परमानेंट हर जगह लोग सिर्फ जाति को देख के वोट करते, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर परमानेंट एमपी एमएलए वही जीतते जो जाति जीतते आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो वोट बैंक उसी जाति का है। तो ऐसा नहीं है, जबकि उन्हें अक्सर हार का सामना भी करना पड़ता है। तो ये बातें भी होती है।
मतलब जाति में भी राजनीति है, समझना आप, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी है उसको ही पता है कि ये जाति ज़्यादा, तो हम भी इसी की जाति का बंदा खड़ा कर देंगे, होगे टुकड़े। ऐसे एक ही जातीय समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग तरह की पार्टियों को वोट देते हैं, ये भी है। गरीबों की पसंद अलग पार्टी होती है, बिजनेसमैनों की पसंद अलग पार्टी होती है, क्योंकि जो व्यापारी लोग होते हैं, बिजनेस वाले लोग होते हैं, उनको अलग तरह की पार्टी चाहिए जो उनका सपोर्ट करे। जो गरीब होते हैं, किसान लोग होते हैं, उनको अलग तरह की पार्टी चाहिए जो छोटे लेवल पे काम करें, कुछ योजनाएं लाएं, ब्याज माफ़ करें और करें, ऐसा चाहिए। तो अब अलग अलग फ़र्क भी पड़ता है। अब एक छोटी सी बात है भाई, ये गांधी जी वाली भी लिख लेना, इसी क्वेश्चन नीचे डाल देना। गांधी जी कोटेशन है, गांधी जी कहते थे कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन धर्म का मतलब कोई उनका हिंदू इस्लाम नहीं था, उनका धर्म का मतलब था नैतिक मूल्य, यानी कि उनका मॉरल वैल्यू से मतलब था। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि गांधी जी यूज टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी स्पार्टेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी उसको सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं किया जा सकता। व्हाट ही मीन बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म एंड इस्लाम, बट मॉरल वैल्यूज दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन। मतलब उनका मतलब ये था कि किसी रिलीजन में किसी भी राजनीति में किसी भी धर्म जो है, कोई भी धर्म हो, उसको राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरा मतलब, गांधी जी ये कह रहे हैं कि मेरा मतलब ये था कि हिंदू मुस्लिम ना होकर नैतिक मूल्य, उसके मॉरल वैल्यू, इंसान कहते हैं ना मॉरल वैल्यू होनी चाहिए, वो है, बाकी इनका धर्म से मतलब नहीं था। ऐसे पारिवारिक कानून, फैमिली लॉज भी एक छोटा सा टॉपिक है कि विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों में संबंधित कानून हमारे देश में सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून, पारिवारिक कानून है, उसे बोला जाता है। मतलब शादी होना, किसी को गोद लेना, ये सभी में आपको पता होगा हिंदू धर्म का विवाह कानून अलग है, मुस्लिम धर्म का अलग है, सभी धर्मों के विवाह के कानून अलग अलग हैं, उनके अलग रीति रिवाज है, उसमें संविधान में मेंशन है, वो अपने हिसाब से शादियां कर सकते हैं, वो अलग अलग मान्यताएं होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी भाई, छोटा सा चैप्टर था। नोट्स अगर आपने ढंग से पढ़ लिए, अगर आपने, ये मेरी गारंटी ये की चीज़ की देता हूँ मैं, कि अगर नोट्स आपने प्रॉपर मुझे सुन के बना लिए, 100% पेपर नोट्स में से आएगा, नोट्स से बाहर नहीं जा सकता, ये गारंटी। क्वेश्चन घुमा सकता है, कैसे भी समझ लेना, लेकिन क्वेश्चन इतना सा आएगा, राजनीति में जाति तो आएगा इसी से, जाति में राजनीति तो भी यही सा, मतलब पॉलिटिक्स इन कास्ट और कास्ट इन पॉलिटिक्स कैसे भी घुमा दे, लेकिन आंसर आपको यही लिखना है। एसएसटी में क्वेश्चन बहुत घूमते हैं, लेकिन कोई चिंता वाली बात नहीं है। पॉलिटिक्स सिविक्स के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए अपन ने। अब मैं इनके एमसीक्यूज, वन लाइनर, पूरी बात को समझना आप, वन लाइनर, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, और अगर ट्रू फॉल्स बनते ट्रू फॉल्स, इनका भी एक सेशन रखूंगा, सभी तीनों चैप्टर का अलग अलग, है ना, सेपरेट रखेंगे, वो भी पढ़ना। उसके बाद में फिर आपके लाइव टेस्ट लूंगा, लाइव टेस्ट, है ना। लाइव टेस्ट का मतलब मैं यहाँ पर क्वेश्चन रखूंगा, ऑप्शन रहेंगे, आप मुझे अपन लाइव जुड़ेंगे, मैं आपको पहले टेलीग्राम चैनल पर टाइम बता दूंगा किस टाइम के ऊपर मैं आपको आने वाला हूँ। अपने टेलीग्राम चैनल का आपको अगर नाम पता नहीं हो तो आप टेलीग्राम में जाके सर्च करना MV सीरीज ऑफिशियल, MV सीरीज ऑफिशियल, ये अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है। कम से कम 20,000 के करीब, 19,500 या 20,000 लोग जुड़े हुए इससे, इसमें आप आके जुड़ो। तो इसके अंदर आपको टेलीग्राम जो चैनल है, इस पर आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम में जाके सर्च कर लेना, ये मिल जाएगा, कंप्यूटर लैपटॉप जो भी हो आपके, उसमें सर्च कर लेना। क्योंकि फ्रॉड, अपने नाम से फ्रॉड चैनल भी खूब लोगों ने बना रखे हैं, तो आप ध्यान रखें कि 19,500 के करीब लोग जुड़े हुए, वो देखना, ठीक है, वो वाला अपना ही चैनल है। तो उस पर लिंक वगैरह शेयर कर देंगे, PDF, कभी कभी मैं PPTयाँ भी शेयर करता हूँ, PDF बना के भी शेयर करता हूँ पूरे नोट्स की, तो बीच बीच में मिलती रहेगी, ये ध्यान रखें, ठीक है। फिर तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मिलते हैं फिर नए सेशन के साथ में। मैथ्स और साइंस जल्दी शुरू करने वाला हूँ आपकी, ठीक है, ओके।